वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के हिंदी के गद्य भाग के 3 नंबर पाठ, जिस पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखे, इसके व्याख्या को बताया जाएगा। सबसे पहले लेखक परिचय जान लेते हैं। तो भारत से हम क्या सीखे किसने लिखा हुआ है, तो इसको फ्रेडरिक मैक्स मूलर जी ने लिखा हुआ है। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई थी। इनके पिता का नाम विल्हेम मूलर था। इनकी माता का नाम एडेलहेड मूलर था। मैक्स मूलर के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। मैक्स मूलर जब 4 वर्ष के हुए तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन से ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में, ग्रीक कहाँ की भाषा है, यूनान की भाषा को ग्रीक भाषा कहते हैं, यूनानी भाषा को इंग्लिश में ग्रीक भाषा कहते हैं। तो वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। इनकी साहित्यिक रचनाएं के बारे में जानते हैं। 1841 ईस्वी में उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। हितोपदेश जो है यह किस भाषा में है, तो यह संस्कृत भाषा में है और इसको जर्मन भाषा में उन्होंने अनुवाद करवाया। कठ क्या है, यह उपन्यास का नाम है और केन भी उपन्यास का नाम है। तो कठ और केन आदि उपन्यासों का भी जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। मेघदूत महाकाव्य का भी जर्मन पद में अनुवाद कर यश का भी काम किया। यश का मतलब उनका नाम रोशन हुआ, वे नाम कमाए। पाठ परिचय को जान लेते हैं। तो प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखे भारतीय सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह संक्षिप्त एवं संपादित अंश है। इसका भाषांतरण अर्थात इसका अनुवाद डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। इसमें लेखक ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता एवं विलक्षणता के विषय में नवागंतुक अधिकारियों को बताया है कि विश्व भारत की सभ्यता से बहुत कुछ सीखती तथा ग्रहण करती आई है। इसमें जो है मैक्स मूलर बताते हैं कि भारत की सभ्यता विश्व की सबसे ऊंची सभ्यता है और पूरे विश्व की सभ्यता भारत की सभ्यता से हमेशा कुछ न कुछ सीखती आ रही है। यह एक विलक्षण देश है। विलक्षण का मतलब इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के लोग एकता के भाव में रहते हैं। यह पूरी दुनिया से एक अलग देश है। इसकी सभ्यता और संस्कृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। तो पाठ का सारांश है, प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखे महान चिंतक एवं साहित्यकार मैक्स मूलर द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। लेखक जो है मैक्स मूलर जो एक महान चिंतक भी है और साहित्यकार भी हैं। इन्होंने इस पाठ में भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है जो सर्वविद, सब कुछ, दुनिया में जितनी भी संपदाएं हैं सब संपदा प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। भूतल पर इस जमीन पर स्वर्ग की छटा यहीं देखने को मिलती है। यानी जो भारत भूमि है यह स्वर्ग जैसा है। प्लेटो तथा कांट जैसे दार्शनिकों ने भी भारत के महत्व को सहर्ष का मतलब खुशी पूर्वक स्वीकार किया है। प्लेटो कौन था? तब प्लेटो जो था वह यूनान का दार्शनिक था। प्लेटो के गुरु कौन थे? तो प्लेटो के गुरु सुकरात थे। और प्लेटो के शिष्य कौन थे? तो प्लेटो के शिष्य जो थे वह अरस्तु थे। और अरस्तु के शिष्य कौन थे? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट था।
जिसे सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता है। और अरस्तु कौन था? तो अरस्तु को आप लोग सभी कोई जानते ही हैं, जीव विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। तो प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। प्लेटो के शिष्य कौन थे? तो अरस्तु। अरस्तु के शिष्य कौन थे? सिकंदर महान। तब प्लेटो तथा कांट जैसे दार्शनिकों ने भी भारत के महत्व को सहर्ष स्वीकार किया है। यूनानी, रोमन तथा सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में भी सदा अवगाहन करते रहने वाले यूरोपियनों के विश्वव्यापी एवं संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान भारतीय साहित्य में ही मिला। लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांवों में ही संभव है, न कि कलकत्ता, मुंबई जैसे शहरों में। लेखक का मानना है कि भारत के सच्चे दर्शन जो होते हैं वह गांव में होते हैं, न कि बड़े बड़े शहरों में होते हैं। यहाँ प्राकृतिक सुषमा है। सुषमा का मतलब सुंदरता है। भारत भूमि जो है वह प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिज भंडार है। कृषि की महत्ता है। यह तपस्वियों की साधना भूमि, जन्मभूमि, कर्म भूमि रही है। भारत में अनेक विदेशी सिक्कों का विपुल भंडार था, जैसे ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडेलियन, शको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के यहाँ प्रचुर मात्रा में मिले थे। दैवत विज्ञान, कहावतों, कथाओं का महासागर रूप भारत में देखने को मिलता है। शब्द निर्माण और बृहद शब्द भंडार भी भारत के पास चिरकाल से व्यवहृत है। विधि शास्त्र, धर्म शास्त्र, राजनीति शास्त्र की जड़ें भी भारत में ही है। विधि शास्त्र यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है? भारत से। धर्म शास्त्र भी भारत की देन है। राजनीति शास्त्र भी भारत की देन है, जिसमें चाणक्य का नाम आता है। तो ये लोग जो है भारत की ही देन है, जो पूरे विश्व में राजनीति को उजागर किया। पूरी दुनिया राजनीति भारत से ही सीखी। भारतीय वाङ्मय और संस्कृत की महत्ता को सभी विदेशी स्वीकार करते हैं, क्योंकि संस्कृत जो है वह दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत का संबंध लैटिन से भी है। इस प्रकार संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तीनों भाषाएं एक ही उद्गम स्थल की है। यह संस्कृत, लैटिन और ग्रीक जो भाषाएं हैं, यह तीनों भाषाएं एक ही उद्गम स्थल की है। हिंदू, ग्रीक आदि जातियों में भी अनेकता के बावजूद एकता के बीज छिपे हुए हैं। भारत जो है यह विद्या, योग, धर्म, दर्शन का उद्गम स्थल है। विद्या भी भारत की देन है, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी या फिर तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये सब तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। योग, धर्म, दर्शन, ये सब योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि थे। तो ये सब जो है भारत की ही देन है। पूरे विश्व को बुद्ध ने अपने विचारों से आलोकित किया था, जो भारत की देन है। इस प्रकार भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता, भाषा और साहित्य में विशेष अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत भ्रमण आवश्यक है। यह किनके भाषण का अंश है? तो यह मैक्स मुलर के भाषण का ही अंश है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं यह मैक्स मुलर का ही भाषण है। वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल था, तो उसे वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजवा दिया। जो सोने का सिक्का मिला था, उस सिक्कों को वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक के पास इंग्लैंड में भेजवा दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक था उसके पास भेजवा दिया। उसके बाद क्या हुआ? कंपनी के निदेशक ने उन सोने के सिक्कों के महत्व को नहीं समझ पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। वारेन हेस्टिंग्स को इस दुर्घटना से बहुत अफसोस हुआ। कंपनी के निदेशक ने उन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को समझ ही नहीं पाए और अनायास बिना कारण यह दुर्घटना घट गई। अगर कंपनी का निदेशक उन सिक्कों को महत्व को समझ पाते तो फिर ऐसी दुर्घटना नहीं घटती। अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी का निदेशक था वह उन सोने के सिक्कों को नहीं गलाता। वारेन हेस्टिंग्स उन सिक्कों के महत्ता, ऐतिहासिकता को समझते थे,
कंपनी के निदेशक की नासमझी पर वारेन हेस्टिंग्स दुखित थे। अंत में लेखक अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए कहता है कि भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौंदर्य संपन्नता को जानने के लिए अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। सर जोन्स ने जब सूर्य को अरब सागर में डूबते देखा तो उनके पीछे इंग्लैंड की मधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी तथा अरब सागर के शीतल मंद हवा के झोंके उन्हें झुला रहे थे। इस प्रकार सर विलियम ने कलकत्ता पहुंचने के बाद पूर्वी देश के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार कार्य किए। फिर भी यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के मैदानों में अब उनकी खोज के लिए कुछ भी शेष नहीं है, अर्थात आज भी लोगों के खोज के लिए, वैज्ञानिकों के खोज के लिए आज भी भारत में बहुत कुछ है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।